जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बीपीटीवी न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और नए वर्ष की आप सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एक एक तो क्या है कि हमारे लिए आज का जो खास कार्यक्रम है, वो भीमा कोरेगाँव को लेकर आज हम सब जुड़े हुए हैं और इस परिचर्चा पर जुड़ने से पहले आज का मैं विषय बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो नए वर्ष की बधाई, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। भीमा कोरेगाँव की घटना एक सामाजिक परिवर्तन का आह्वान आज का खास विषय है और इस विषय पर जितने भी हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं वो इस पर आज बारी-बारी से अपनी इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज की इस प्रमुख परिचर्चा पर सभी का स्वागत करते हुए नए वर्ष की बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं विजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि उन्हीं से शुरुआत करूंगा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और सामाजिक व्यवस्था को बहुत बखूबी समझते और जानते हैं। तो मैं विजेंद्र सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे। विजेंद्र सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साहब मुझे अवसर दिया, सबसे पहले अवसर दिया और इसका मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और 1 जनवरी है, इसलिए सबसे पहले तो 1 जनवरी की नई साल की सब मित्रों को बधाई। और ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं मिलने के जब किसी बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना पर हम विचार करते हैं। तो लोग तो कहते हैं कि ये दलित आंदोलन में बहुत विशिष्ट घटना है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आधुनिक भारत के इतिहास में और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति के इतिहास में ये तारीख 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 1818, थोड़ा सा गलत कह गया मैं, 1 जनवरी 1818 ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। और इस ऐतिहासिक घटना की तरफ जब हमारे भारत के लोगों का ध्यान गया, विशेष रूप से महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ा दलित आंदोलन उठा, जैसे कि तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर ने जो आंदोलन उठाया था बैकवर्ड क्लास का, इसी तरह महाराष्ट्र में आंदोलन उठा था। तो उस आंदोलन में बाबा साहब ने ये महसूस किया कि ये 1 जनवरी 1818 में पेशवा का पराभव हुआ था, पेशवाई खत्म हुई। और पेशवाई का मतलब समझिए ब्राह्मणशाही जातिवाद पराकाष्ठा पर था। जो वर्णाश्रम धर्म जातिवाद है उस पर ये चल रहा था। और वो राज्य जो कभी शिवाजी ने जीत करके दिया था मराठों ने, वो अल्टीमेटली चित्पावन ब्राह्मणों के हाथ में आ गया, जिनको कि आजकल आरएसएस वाले जिसमें कि डोमिनेट करते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 को, जब उन्होंने अपना राजनीतिक आंदोलन शुरू कर चुके थे, जब उन्होंने तमाम पत्रकारों के साथ में संगठन बनाए थे, तो उस समय उन्होंने ये कोरेगांव में वो गए और उन्होंने ये माना कि ये दलित विक्ट्री का जातिवाद के ऊपर, ब्राह्मणवाद के ऊपर एक प्रतीक है जीत का। ऐसा क्यों उन्होंने किया? जिन लोगों ने आधुनिक इतिहास को पढ़ा है और खास तौर से पेशवाई को पढ़ा है, उनको ये मालूम है कि किस तरह वहां दलितों को अपमानित किया जाता था और वो इस स्थिति में नहीं रहे थे कि उसका विरोध भी कर सकते। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद समता की जो हवाएं चली और जो वहाँ जो एक तरह से लोकतंत्र की आहट हुई, उसमें ये परिवर्तन शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये 3 प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त। और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज 3 प्रेसिडेंसी में, एक महाराष्ट्र, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो 3 प्रेसिडेंसी में ये बटा हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फौजें बनाई
तो महारों की फौजों महारों की दलितों की फौजें भी उन्होंने बनाई, क्योंकि वो ये जातिवाद वगैरह नहीं जानते थे और उन्हें सस्ते सिपाही मिलते थे, बहादुर सिपाही मिलते थे, जिन्हें अगर सम्मान दिया जाए तो अपनी जान पर खेलने को तैयार रहते थे। तो महाराष्ट्र में महारों की रेजिमेंट बनी, तमिलनाडु में पड़िया जो अछूत हुआ करते थे, और बंगाल में बंगाल के जो अनटचेबल जिन्हें चंडाल कहते थे, जिसमें कि बीपी मंडल हुए हैं, ये रेजिमेंट बनी। और उन रेजिमेंट में खास बात ये थी कि उसमें पढ़ाई लिखाई भी कंपलसरी थी। तो इस तरह दलित हथियारबंद भी हुए और शिक्षा उनको मिलना शुरू हुआ। उसी रेजिमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था मऊ में। तो बाबा साहब का अम्बेडकर जन्म होने में तो अभी करीब 70 साल का समय और था, 72 साल का, 73 साल का। ये 1818 में ये जो कोरेगांव का युद्ध है, इसमें पेशवाई का पराभव हुआ। इसको सेलिब्रेट दलित, खास तौर से दलित आंदोलन में इतना महत्व क्यों है कि जिन महारों को महारों ने उनका सबसे बड़ा रोल था और उसको पराजित करने में, क्योंकि वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। 28,000 की फौज पेशवा की थी और इधर से 500 से लेके 800 तक सिपाही फौज बताई जाती है, जो ब्रिटिश कर्नल के, ब्रिटिश कैप्टन के कंट्रोल में थी, और उसमें डोमिनेटिंग जो थे वो महार लोग थे। तो इस युद्ध में एक सबसे बड़ा ये था कि वो 28,000 की फौज, जिसमें 5,000 घुड़सवार भी थे, उनको हराया, पराभव किया, और उस पेशवाई का अंत हुआ, खत्म हुआ। कौन सी पेशवाई? जिस पेशवाई में उन्हीं महार दलितों के गले में मिट्टी की हांडी बांधी जाती थी, पीछे झाड़ू लगाया जाता था। 9 बजे से पहले वो सुबह चल नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी लंबी छाया किसी ब्राह्मण के ऊपर, सवर्ण के ऊपर न पड़ जाए तो वो भ्रष्ट हो जाए, तो उसे 2-2 बार स्नान करना पड़ेगा। और उनके हाथ में काला धागा बांधा जाता था। एक लकड़ी लेके चलते थे, उसमें घुंघरू बांधे जाते थे, जिसमें कि वो जोर से उनको बजाया जाए तो कोई भी ब्राह्मण वहां से हट जाए भ्रष्ट होने से, यानी उससे वो बच जाए। तो इस तरह से एक अपमानित मानव जाति का दलन हो रहा था। एक तो उत्पीड़न होता है और एक पराकाष्ठा होती है। शायद किसी दुनिया में किसी गुलामों के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया होगा। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि वो जानते नहीं थे ये सब चीजें, जातिवाद, हमको थोड़ा सा और पीछे जाना चाहिए। ये राज मैंने जैसा कि आपको बताया शिवाजी ने जीत के दिया था। शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाए थे। वो मनु स्मृति में बताते हैं लोग के 8 मंत्री होते हैं, उसमें 8 प्रधानों में जो चीफ प्रधान था वो एक ब्राह्मण को ही होना था, चित्पावन ब्राह्मण को, उसी को पेशवा कहा जाता था। और आगे एक पीढ़ी नहीं गुजरी जब तक वो सत्ता फिर मराठों के हाथ से निकल के, शिवाजी मराठा थे, मराठों के हाथ से निकल के वो चित्पावन ब्राह्मणों के हाथ में आ गई, जिसमें कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ। इसलिए एक इसको मुक्ति दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। इसको अब खास बात एक और भी है, थोड़ा सा अगर मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे पॉइंट आउट कर दीजिए, क्योंकि ये जरूरी बात है बताने की कि 200 साल इसके हो रहे थे 2018 में। उस वक्त पूना में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, एल्गार परिषद उसे कहते हैं। वो एक दबे कुचले लोगों की एकता के प्रतीक थी, और वो एक तरह से बहुजन सभा थी। उसमें सभी कम्युनिटीज के लोग थे, और ऐसे ही लोग थे जैसे कि इस फौज में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी, अकेले महारों की नहीं थी, इसमें राजपूत भी थे, मुसलमान भी थे, और उसमें और भी अन्य जातियों के लोग भी थे, लेकिन इन बहुजन में सबसे ज्यादा महार लोग थे। तो ये जो सभा जो बुलाई गई, उस सभा में करीब 35,000 लोग थे। बताते तो लोग ये हैं कि 250 संगठन उसमें मौजूद थे। वो एक इनकी एकता का प्रतीक था। उसमें हाई कोर्ट के जज भी थे। जज साहब का नाम एक मिस्टर सावंत और दूसरे बहुत मशहूर जज हैं। तो 2 जज उसमें हाई कोर्ट के जज भी थे, और उसमें कुछ सेंटर टू लेफ्ट, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्रांतिकारी विचार रखते थे कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। उनको इन लोगों ने
अर्बन नक्सलाइट भी कहा। और इसके बाद में वो जो सभा हुई, अगले दिन वहाँ बहुत बड़ा, करीब 8 लाख की बताते हैं भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि ये दलितों की एक अस्मिता के रूप में वो स्तंभ जो बनवाया गया था, उसमें 22 महारों के नाम हैं। बाबा साहब जब 1 जनवरी 1927 को वहाँ पहुंचे, वो फोटो बड़ा मशहूर है। उस फोटो में वो बड़ा एक फेमस हो गया है, और तब से ये लोगों का ध्यान इस पर गया। तो वो 200वीं वर्षगांठ मना रहे थे, लेकिन अगले दिन 1 जनवरी को बहुत बड़ा दंगा कराया गया। उस दंगे में 2 आदमी थे बड़े इंपॉर्टेंट, एक मिलिंद एक बोटे, एक संभाजी भिड़े। ये दोनों एक तो गौरक्षा आंदोलन से जुड़े हुए थे, दूसरे आरएसएस के सेवा प्रतिष्ठान से, किसी प्रतिष्ठान से जुड़े हुए थे। और इन लोगों ने, ये बताते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, बहुत बड़ा दंगा हुआ। और तब से ये महाराष्ट्र एक तरह से चलता रहा। 3 दिन महाराष्ट्र बंद हुआ और बहुत बड़ी एक जागृति लोगों में पैदा हुई। तो ये इससे ये पता चलता है कि बाबा साहब ने जो कहा, क्रांति प्रति क्रांति, तो जो क्रांतिकारी जो कथा, उसके क्रांतिकारी शक्तियों ने उसके खिलाफ उसी कोरेगांव में बहुत बड़ा दंगा कराया, और उसका मकसद था डराने धमकाने का लोगों को, और ये एक प्रतीक बन गया। इसमें खास बात एक और भी है कि उन्होंने इसको एक महार इवेंट के रूप में बताया, ये महार लोग कर रहे हैं। दूसरा है मराठा लोगों के खिलाफ इसका कहा गया, उनके खिलाफ, ये उनको अपमानित करने के लिए। तीसरा वो जो है, जो महार मराठा के रूप के साथ साथ इसको कहा कि राष्ट्रवाद के विरोध में है। तो उस वक्त तो कोई राष्ट्रवाद वगैरह चक्कर नहीं था। और ये भी प्रचार किया गया कि हिंदुत्व और दलित के खिलाफ है, और इसको महारों तक सीमित किया गया। तो ये एक जातिवाद की एक विशेषता है कि उसमें जब भी कोई जाति विरोध करती है तो उसको जाति से जोड़ दिया जाता है, एक से ऊंचा या एक से नीचा। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी इवेंट है। मैं समझता हूँ ज्यादा मैंने समय ले लिया है, लेकिन ये महाराष्ट्र के आंदोलन खाली दलित आंदोलन में नहीं, ये ह्यूमन राइट्स में, मानवता के आंदोलन में बहुत बड़ा घटना है। और इसको ठीक से कैडर्स तक पहुंचाया नहीं गया, वरना ये जो कंफ्यूजन करने में लोग सफल नहीं होते। आरएसएस के पास बताते हैं लोग कि करीब 1 करोड़ की कैडर है, 1.5 करोड़ की कैडर है। आपने कितनी कैडर बनाई है? जब तक लड़ाइयाँ फौजों से जीती जाती हैं, भीड़ नहीं जीता करती। ये बात सही है कि 90% आपके दलित दबे कुचले बहुजन समाज है, लेकिन जब तक उसको एक फौज में तब्दील नहीं किया जाता, कैडर नहीं बनाया जाता, ये कंफ्यूजन फैलाने में सफल इसलिए भी हो जाते हैं कि प्रोपेगेंडा मशीनरी सब इनके पास है। इनके पास शिक्षा, सत्ता, संपत्ति पे एकाधिकार है इनका, और ब्राह्मण को पढ़ने पढ़ाने का, खाली पढ़ने का पर एकाधिकार नहीं है, पढ़ाने का भी एकाधिकार उसी के पास है। तो जो भी आप जब कहते हैं कि भाई हमारे दलितों ने, हमारे लोगों ने धोखा दिया पढ़े लिखों ने, भाई पढ़े लिखे वो लोग हैं जिनको सच्ची बात पढ़ाई नहीं जाती, तो वो पढ़े लिखे मूर्ख पैदा होते हैं। जो हमारी जो सच्चाई है आंदोलन की, जब तक वो हमारे कैडर्स में कम से कम 2% लोगों में जो एक आरक्षण के कारण जो एक मध्यम वर्ग पैदा हो गया है, उनको जब तक नहीं बताया जाता, ये कंफ्यूजन फैला रहेगा। आज 2024 का अगला चुनाव आने जा रहा है। लोग जगे हुए हैं, सोते सोते जग गए हैं। संविधान की लोगों को बहुत बड़ी चिंता होने लगी है। वो ये भूल जाते हैं कि संविधान को तो नष्ट 1992 में जब दिन दहाड़े एक ऐतिहासिक इमारत बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसी दिन संविधान को नष्ट कर दिया गया था। अगर आज वो तभी जग गए होते कायदे से, तो शायद 2002 में इतने बड़े दंगे हुए थे मुसलमानों के खिलाफ, और इसको, ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम मुसलमान में तब्दील कर दिया गया, और इसको जो मंडल को कमंडल में डाल दिया गया। ये जो आज भयानक परिस्थिति जो पैदा हुई है, ये पैदा ना होती। आज जो खतरा पैदा हो रहा है वो संविधान को और लोकतंत्र के खिलाफ के मिटाने का खतरा पैदा हो रहा है। तो जरूरत है कि ऐसी इवेंट्स को गहराई से देखा जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए और इसके महत्व को समझाया जाए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं फिर से एक बार नई साल का बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, आपने ये अवसर दिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आप हमारे साथ बने रहें आज के इस कार्यक्रम में। मैं अशोक डोंगरे साहब से आग्रह करता हूं कि आज के इस खास परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे। अशोक डोंगरे साहब। जय भीम साथियों। 1 जनवरी
1818 में जो भीमा कोरेगांव में महारों का और पेशवा का जो युद्ध हुआ, उसके उपलक्ष्य में आज हमारी संगोष्ठी रखी गई है। वैसा देखा जाए तो 1 जनवरी को उसके बाद में और एक घटना घटी। 1 जनवरी 1848 उस दिन महात्मा फुले ने महिलाओं के लिए पुणे में स्कूल चालू किया था। और जो तीसरी जो घटना है, इसका आज सुबह ही मैं वो प्रोग्राम में जाके आया। मतलब हम लोग सोचते हैं कि देश के राजकारण में सिर्फ मायावती एक ऐसी दलित स्त्री है, लेकिन कई साल पहले महाराष्ट्र में शांताबाई दानी नाम की एक महिला जो बाबा साहब की साथी थी, उन्होंने पूरे देश में काफ़ी हंगामा मचाया था और वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की महाराष्ट्र की अध्यक्ष भी रही है। उनका भी जन्मदिन 1 जनवरी 1918 है। तो इस उपलक्ष्य में सबको मैं इस चीज़ की बधाई देता हूँ। जब महात्मा फुले को जब उनके एक उच्च वर्णीय दोस्त के शादी में वो चले गए थे, तो उनको उनके दोस्त के पिताजी ने उनको अपमानित कर कर वहाँ से निकाल दिया कि भाई ये शूद्र ये शादी में क्या कर रहा है। तो वो घर आकर पिताजी को बोले कि भाई ये शूद्र क्या होता है और मुझे शादी से क्यों निकाला गया। तो उन्होंने उसको कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आया महात्मा फुले जी को। तो वो थोड़े से दुखी होकर भीमा नदी के किनारे चले गए और वहाँ पर ऐसे शाम के समय वहाँ बैठे रहे। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हंसते खेलते वहाँ से जा रहे थे। उनके गले में मटका था और पीछे कमर के ऊपर झाड़ू बांधा हुआ था और बहुत अच्छा हंसते खेलते हुए आ रहे थे। उनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये लोग कौन हैं। तो उनको रहा नहीं गया, तो उन्होंने उनको पूछा कि भाई आप लोग कौन हो और आपके गले में क्या है और कमर के ऊपर क्या बांधा हुआ है। तो वहाँ के उन लोगों ने उनको बताया कि भाई हम लोग महार अस्पृश्य जाति के महार लोग हैं और हमारे गले में ये जो मटका लगा हुआ है कि हमारी जो थूक है वो ज़मीन के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए और हमारे जो पैर ज़मीन के ऊपर उसके जो इम्प्रेशन आते हैं वो नहीं दिखने चाहिए। तो इसके लिए हमारे कमर के ऊपर जो झाड़ू लगा है उससे साफ हो जाए। तो महात्मा फुले के समझ में नहीं आ रहा था। उसी टाइम उन्होंने भीमा कोरेगांव के स्तंभ के ऊपर देखा तो वहाँ कुछ महारों के नाम लिखे थे। तो उन्होंने ये देखा कि भाई यही है वो महार लोग हैं कि जिन्होंने कुछ साल पहले पेशवा के 28,000 फौज को हराया था और ये अभी के ये महार है कि इनकी ये हालत कैसी हुई। तब उन्होंने वो जो अपने गुलामगिरी नाम का जो किताब है उन्होंने मराठी में लिखा था कि वो मैं हिंदी में बताऊंगा। विद्या बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना वित्त गया और सारा ये जो खेल है वो विद्या के कारण हुआ। तो फिर उन्होंने अस्पृश्यों के लिए स्कूल छोड़ना शुरू किया। तो वैसे महाराष्ट्र में और पूरे देश में भी शायद एक कहावत है कि तेरे जैसे मैंने 56 देखे, मराठी में बोलते कि तुझ्यासारखे हमने 56 पाहिले। तो उसका अर्थ ये होता है पेशवा की 28,000 फौज और महारों की 500 फौज। 28,000 को अगर हम 500 से डिवाइड करते तो 56 आता है। मतलब महारों का एक आदमी उनके 56 के बराबर होता है। खैर ये तो कहावत की बात है, लेकिन अगर हमको भीमा कोरेगांव के बारे में अगर कुछ हमको मालूम करना है तो पहले हमको पेशवाई हमारे महाराष्ट्र में या पुणे में कैसी आई, उसके लिए हमको थोड़ा सा इतिहास के ऊपर जाना पड़ेगा। जब संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे, उनका जो औरंगजेब ने या ऐसा बोला जाता है कि ब्राह्मणों ने उनका जो कत्ल किया कोई भीमा कोरेगांव के बाजू में तुड़ापुर या बाकी जगह पे, तो उसके बाद में उनके छोटे भाई राजाराम ने 1700 में गद्दी संभाली और अपना राज शुरू कर दिया। लेकिन राजाराम का 1700 में मृत्यु हुआ तो उनकी जो बीबी थी ताराबाई, उन्होंने उसकी कमान संभाली और उनका जो छोटा बेटा था शिवाजी 2 उनको राजगद्दी पे बिठाया। उसके बाद में 1707 में
औरंगजेब की मृत्यु हो गई इधर खुलताबाद औरंगाबाद के पास। और उसके बाद उसका जो बेटा था बहादुर शाह एक, जो औरंगजेब ने जो शिवाजी का संभाजी महाराज का जो पुत्र था, पहला पुत्र शाहू महाराज, उन्होंने उसको कैद में रखा था। तो बहादुर शाह ने वो कैद से छुड़ा दिया। तो शाहू महाराज जब महाराष्ट्र में आए तो यहाँ के जो 12 भाई लोग थे ब्राह्मण, उन्होंने उनको सातारा में गादी पे बिठाया, तो उन्होंने उनके ऊपर कमान दे दी। तो शाहू महाराज ने 1713 में मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। और उस समय सातारा और ताराबाई तो कोल्हापुर में थी, दोनों का युद्ध हुआ। लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने शाहू महाराज को उनको साथ दिया। शाहू महाराज सिर्फ राजा थे, लेकिन उनका पूरा जो बागडोर थी, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ नाम के चित्पावन ब्राह्मण को उन्होंने पेशवा बनाया। जो शिवाजी महाराज ने जो अष्टप्रधान मंडल बनाया था, उसका जो पंत प्रधान रहता था उसको वो पेशवा बोलते थे। तो ये शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ नाम के चित्पावन ब्राह्मण को उन्होंने पेशवा बना दिया। और शाहू महाराज सिर्फ नाम के रहे, जैसे कि अभी हमारे भारत में राष्ट्रपति नामधारी होता है और पंत प्रधान मेन होता है, वैसा ही उस समय हो गया। और पूरी बागडोर वो पेशवा के हाथ में चली गई। और वो इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि भाई ये मराठा और अंग्रेजों का युद्ध हुआ 1 जनवरी 1818 में। वैसा देखा जाए तो मराठा लोग, मुझे मराठा मतलब जो पेशवा लोग हैं, अंग्रेजों को अपना राज बढ़ा रहे थे, उनको हराना चाहते थे। तो उस समय उन्होंने जो महारों के जो कुछ नेता थे सैनिक के, वो पेशवा के पास गए और उन्होंने बताया कि भाई हम अंग्रेज के खिलाफ आपको हम मदद कर सकते हैं, हमको हमारा जो हक है, जो हमको अस्पृश्यता जो की थी हमारे साथ में, जो गले में मटका हुआ, हमको आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन पेशवा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको वहां से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। तो ये बात अंग्रेजों को समझ में आई। अंग्रेजों ने इन महारों के नेताओं को, उनको सेनापति को उन्होंने उनको बुलाया और उनको ये कहा कि हम आपको समानता देंगे, आप हमारे साथ मिल जाओ। तो फिर महार लोग, एक महार जाति है महाराष्ट्र में, अस्पृश्य जाति है, तो महार लोग अंग्रेज के साथ मिल गए। और वैसा ये जो अभी जो जैसे आपने विजेंद्र सिंह साहब ने बताया, ये कोई जातिगत लड़ाई नहीं थी, कोई मराठा के खिलाफ जातिगत लड़ाई नहीं थी। ये उस समय जो उनके खिलाफ जो जातीयता मुनिवादी व्यवस्था उनके ऊपर जो लागू की गई थी, एक आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वो आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए महारों के 500 लोगों ने पेशवा के 28,000 फौज को हरा दिया। और उसके उपलक्ष्य में वो उनके जो कैप्टन थे, उन्होंने वहां पर उनका विजय स्तंभ बनाया, जिसको हम भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ बोलते हैं। और ये बातें उनके इतिहास में भी आई हुई है। कार्यक्रम को मुझे बुलाया गया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक डोंगरे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे। मैं जितने भी आज के जो गेस्ट हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सभी को थोड़ा थोड़ा अवसर मिलना जरूरी है आज के इस परिचर्चा पर बात रखने के लिए। मैं बामसेब के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंसिल कुमारे साहब से आग्रह करूंगा कि वो समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातें रखेंगे। पंसिल कुमारे सर। सभी साथियों का मेरा जय भीम। साथियों, आज 1 जनवरी 2024 यानी जो 1 जनवरी 1818 का जो लड़ा है, उसको आज 206 साल हुआ है। 206 साल के बाद भी हम उस लड़ा को याद करते हैं। इसका मतलब उस लड़ाई ने बहुत कुछ हमको सिखाया है। जैसे विजेंद्र सिंह साहब ने बहुत सारे बातें कही है, डोंगरे साहब ने भी कही है। तो इस भीमा कोरेगांव का जो लड़ा के लिए बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 को अपने कुछ साथियों को
लेके जाकर मानवंदना दी। उसके बाद में बाबा साहब ने जो मनुस्मृति दहन का हो, सावधार तालाब का हो, कालाराम मंदिर का हो, सभी सत्याग्रह करने का ऐलान कर दिए थे। तो हमें उस लड़ा से सीखना है, आने वाले समय में वो परिस्थिति ना आए। उस वक्त 500 मार बटालियन ने जो 25,000 कहीं लिखा है कि 28,000 लिखा है, वो पेशवाई को खत्म कर दिए। तो आज तो कई ऐसे बटालियन, कई ऐसे लोग हैं कि जो आज हम व्यवस्था से हम लड़ सकते हैं, जो आज भी इस देश में बलवादी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लोग आज रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमने भी उस व्यवस्था को तहस-नहस करने के लिए हमें भी अपने एक चैलेंज एक्सेप्ट करके मैदान में आना चाहिए। तभी हम आज के जो भीमा कोरेगांव जो मानवंदना जो दी जाती है 1 जनवरी 18 से 18 का, उसके लिए हम काबिलियत होंगे और हम आगे संगठन के माध्यम से और अलग अलग संगठन के माध्यम से भी हम इस लड़ा को आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जी, जय भीम पंचशील कुमारे साहब, शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में 2 और मेहमान आने वाले थे, पूर्व डीजीपी SN चक साहब और वाइस चांसलर लुकमान खान सर। तो मुझे पता नहीं है कि इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर वो जुड़ चुके हैं तो उनका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। इससे पहले मैं अगली चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिलिंद भिंगारे सर से, जो इंसाफ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अपनी बात को समय सीमा के अंदर में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। मिलिंद भिंगारे सर। सभी को मेरा जय भीम। साथियों, आज 1 जनवरी है, यानी कि हम भीमा कोरेगांव के जो हमारा शूरवीर महारयोद्धाओं ने पेशवाई को खात्मा किया था, उस दिन के स्मरण में आज हमने ये गूगल में इस पे कार्यक्रम रखा है। तो साथियों, 25 दिसंबर को हमने मनुस्मृति दहन प्रोग्राम लिया और आज 1 जनवरी का प्रोग्राम। ये 2 घटनाएं हमारे सामने। मनुस्मृति दहन बाबा साहब ने जो कि मनुस्मृति के माध्यम से हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते थे, हमारे ऊपर एक अमानवीय वर्तन होता था, इस ग्रंथ को, इस आचार संहिता को बाबा साहब ने खुलेआम जलाया। क्योंकि हमें हमारे नैसर्गिक अधिकार यहाँ वो मनुस्मृति के माध्यम से नहीं मिलते थे और उस जगह आज संविधान है। फिर आज ही हम ये 1 जनवरी का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, क्योंकि एक हमारे सामने आह्वान है। आज भी कई लोग, अभी माननीय विजेंद्र सिंह साहब ने एक उदाहरण दिया कि भीमा कोरेगांव में जब प्रोग्राम हुआ तो वो प्रोग्राम को निस्तनाबूद करने के लिए, फेल करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम रखा और वो प्रयोग देखा कि सक्सेस होता है क्या नहीं। वो एक, उसको मराठी में चाचपनी बोलते हैं। तो ऐसा उन्होंने प्रयोग किया और वो उसको अलग अलग कायदे कानून से लोगों को गिरफ्तार करके अभी हमने सुना है। तो इस घटना को हम याद रख के आज 1 जनवरी जो हमारा प्रोग्राम है, ये घटना जो है भीमा कोरेगांव को, ये हमें प्रेरणा देती है। अगर जब भी हम पर अन्याय अत्याचार होगा तो हमें हमारे जो भी संवैधानिक कायदे कानून है, इसके माध्यम से हमें इन लोगों को जहाँ के वहाँ रखना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद भिंगारे साहब। मैं रवि टोनेकर से चाहूंगा कि वो आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। रवि जी। तो पेशवाई और महार रेजिमेंट, पेशवाई और महार रेजिमेंट के बीच ये लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई किसी जाति और अलग जाति जो उच्च वर्णीय समझे जाते थे उनके खिलाफ थी, ना कि ब्रिटिश और पेशवाई के खिलाफ थी। उस
जैसे कि विजेंद्र सिंह, माननीय डोंगरे जी, माननीय कुम्हारे सर जी और भिंगारे सर जी, इन्होंने बताया कि किस तरह से इस संघर्ष के बारे में हमें जो 206 साल हो गए, अभी तक हम संघर्ष करते आ रहे हैं और उस संघर्ष के लिए हम जब इकट्ठा होते हैं, उस संघर्ष के बारे में हम बात करते हैं, तो किस तरह से आज की व्यवस्था भी उसके खिलाफ उठ के हमारे इस आयोजन के खिलाफ जाके इसको एक संघर्षमय आयोजन बना देती है। ये बार बार देखा गया है कि जब हम ऐसे कुछ इवेंट करते हैं, जब भी हम इस तरह के कार्यक्रम लेना चाहते हैं, तब मनुवादी ये लोग संविधान के खिलाफ जाके इस तरह का हमारे ऊपर अन्याय हमेशा करते आ रहे हैं। तो आज हमें जन जागृत होना जरूरी है और इस तरह के इवेंट और इस तरह के कार्यक्रम हमें लेके जन जागृति फैलानी चाहिए। यही वामसेफ और इंसाफ का उद्देश्य है। और जैसे बीपीटी न्यूज चैनल के थ्रू ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे इसी आयोजन कार्यक्रम को। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। जय भीम। शुक्रिया रवि टोके साहब। मैं अगली चर्चा के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में बीपीटीवी न्यूज चैनल के जो हमारे राजेंद्र सिंह टोके साहब हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आज स्क्रीन पे आए, अपनी बात रखें। टोके सर, जय भीम। जय भीम सर जी। जय भीम साथियों। आज 206वां शौर्य दिवस है। उसके रूप में पूरे हमारे देश में शौर्य दिन के रूप में मनाया जा रहा है और खास करके भीमा कोरेगांव यहाँ पर बहुत प्रोग्राम चल रहा है। कल से टीवी पे देख रहे हैं कि देश में के हर एक कोने के लोग वहां पर आ रहे हैं। बाहर देश के भी लोग आके वहां पर मानवंदना दे रहे हैं। देखो, बाबा साहब ने 1/1/1927 को अपने साथियों के साथ जाकर वहां पर भीमा कोरेगांव को जाकर मानवंदना दी। क्यों दी? इसके पीछे क्या इतिहास है उसके बारे में हमारे डोंगरे साहब ने कहा है। वो इतिहास में जो बताया गया है, अभी पहले के इतिहास में जो था कि ये युद्ध का जो जिक्र था वो कहाँ पे भी नहीं था अपने भारत में। और वो जो हिस्ट्री लिखी गई थी वो लंदन में बाबा साहब ने जो हिस्ट्री में पढ़ा था, स्टडी करते वक्त जो पढ़ा था, वहां पे उनको चॉकआउट हो गया कि अपने देश में हमारे 500 महारों ने 28,000 लोगों को काट दिया है और ये हिस्ट्री छुपा दे के ये लोगों ने हमको और भी गुलामी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पढ़कर बाबा साहब ने पूरा उसकी हिस्ट्री जानकर यहाँ पर आकर जो देखा, वो हालत बुरी थी वो प्लेस की, वो जगह की। फिर बाद में उन्होंने अपने साथियों को साथ में लेकर वो सब कुछ वहाँ की जो गवर्नमेंट की थी उनके नजर में लाके दिया और उस दिन से हर साल को बाबा साहब वहां पे जाते थे और नतमस्तक होके अभिवादन करके आते थे। ये देश में, अपने देश में जो कुछ व्यवस्था थी, व्यवस्था के खिलाफ की लड़ाई थी। ये जो युद्ध यानी पेशवा और इंग्रज में नहीं थी, तो वो एक व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था के विरोध में एक धड़कता हुआ एक आग जैसी हमारे महार रेजिमेंट में थी और वो लोगों ने वो बता दिया। वास्तविक कहे तो जो स्वाभिमान नाम की चीज है, वो स्वाभिमान नाम की चीज पहले से है। नागवंशी लोग हमारे भारत में रहते थे। नागवंशी लोग पराक्रमी थे और
पूर्व पराक्रमी रहने की वजह से ये महार रेजिमेंट तैयार होकर आगे चलकर हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उसके ही स्मरण में जो 500 लोग हमारे शहीद हुए और 28,000 लोगों को मार दिया, उसके स्मरण में हम आज का दिन उसका जो ये समारोह करते हैं। तो ये बात आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। हमें हर साल ये प्रोग्राम लेना चाहिए और लोगों को प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी को ऐसी बातें कुछ गलत लग रही है कि इतिहास कुछ तो भी बोलता है और अपन कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि वर्ण व्यवस्था अपने ऊपर लादी जाने वाले है। तो हम लोग सभी जागृत होकर इसके खिलाफ लड़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम हर वक्त लेकर लोगों को जागृत करना जरूरी है। ऐसी मैं बात करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र टोके साहब, आप बीपीटीवी न्यूज चैनल के हेड हैं और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम की मीडिया कोरेगांव की परिदृश्य को बिल्कुल नहीं दिखा रही है। जितने भी हमारे सोशल बहुजन चैनल है, मीडिया के लोग हैं जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, उन लाखों लोगों की भीड़ को लाइव कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां आज की डेट में अगर हम देखें तो कम से कम 5 लाख से ऊपर लोगों की भीड़ वहां आसपास में जमी हुई है। और दुनिया भर की चेकिंग, हमारे लोगों को उनके बॉक्स चेक किए जा रहे हैं, उनके बैग तलाशे जा रहे हैं ताकि इनके अंदर में कोई सामान ना हो जो कि कहीं ना कहीं उनको एक जांच के नाम पे दवा। और मेन स्ट्रीम की मीडिया को तो बिल्कुल उसको दिखाई नहीं जा रहा है, गोदी मीडिया जिसे कही जाती है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है और इसके माध्यम से हम जन जागरूकता करने के लिए आज की ये परिचर्चा सामने हुए हैं। आज की इस परिचर्चा पर अगले हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बेचर भाई राठौर साहब से आग्रह करूंगा कि अगर कोई खास मेहमान आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का स्क्रीन पे नाम नहीं आ रहा है, तो अगर वो छूट गए होंगे, उनको पहले बुलवाना है तो वो इसमें सादर आमंत्रित हैं। तो उससे पहले मैं बेचर भाई राठौर साहब से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि उनके पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है कोरेगांव का वो ऐतिहासिक शौर्य स्तंभ। बेचर भाई राठौर साहब अपनी आवाज खोलें और अपनी बात रखें। जी साथियों, बहुजन समाज के सभी सामाजिक योद्धा एवं भारत के सभी बहुजन समाज के साथियों को नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामना के साथ आज विश्व का एक ऐतिहासिक दिन है। जो भीमा कोरेगांव के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं हम, 205 साल हो चुके हैं। 205 साल है ना, 2 सदी बीत जाने के बाद भी एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने भी है कि दो सदी बीत जाने के बाद भी बहुजन समाज में उनके 500 योद्धाओं ने 28,000 लोगों की कत्ल की, यानी लोगों को मारा, हराया। वो जो जज्बा था, वो जुनून था, वो क्या था, उसको अभी तक हम नहीं समझ पाए। करीबन आज इस मौके के ऊपर 1 जनवरी भीमा कोरेगांव, जिसके लिए 2018 में 200 साल के मौके के ऊपर, 200वीं वर्षगांठ के ऊपर उधर जो कार्यक्रम हुआ था, तब गोदी मीडिया ने कुछ हाईलाइट किया। जो दंगे फसाद हमारी ओर से पथराव हो रहा था वही बता रहे थे, लेकिन हमारे लोगों को जो पथराव कर रहे थे, मार रहे थे, कूट रहे थे, पुलिस परेशान कर रही थी, वो नहीं बताया था। आज की तारीख में आपने अभी जो हमारे जगदीश जी ने बताया कि भाई 5 लाख से ऊपर लोग हैं, लेकिन जो मेरे पास आज जो रिपोर्ट मैंने जो देखी है
करीबन 25 लाख से ऊपर लोग भीमा कोरेगांव पे आज उधर उस प्रोग्राम में सब लोग शामिल है, उससे भी ज्यादा है। जी यानी जो विश्व के सभी कंट्री में देख लो, सभी इतिहास में झांक लो, सिर्फ और सिर्फ बहुजन आंदोलन की जो चेतना है और जो जज्बा है वो सिर्फ फुले आंबेडकरी मिशन में ही दिखता है। और उस फुले आंबेडकरी मिशन को हम उन 500 हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने हमारे अमानवीय व्यवहार को नेस्त नाबूद करने के लिए 28,000 पेशवाइयों को काटने का, लेकिन उनके माध्यम से जो मैसेज दिया है कि जब हम हमारे अपने आप पे आ जाते हैं तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इस चीज को आज के बहुजन के हमारे लाखों संगठन के लोग, लाखों कार्यकर्ता, हम हर त्योहार, हर फंक्शन, हर इवेंट्स को धूमधाम से मनाते हैं। क्या 6 दिसंबर हो तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग चैत्य भूमि पे चले जाते हैं। चाहे 14 अक्टूबर हो तो धर्म परिवर्तन दिन के ऊपर हम लोग 1 से 5 करोड़ लोग नागपुर चले जाते हैं। चाहे भीमा कोरेगांव की 1 जनवरी हो तो उधर भी हम लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो चुनौती है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे 500 लोगों ने हमें अगवा किया था, वो नंगे थे, ठीक से कपड़े नहीं थे और वो भूखे थे। जो उनकी हिस्ट्री जो पढ़ी, वो भूखे थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में हमें, आज के हमारे समाज को बनाने में अपना बलिदान दिया था। 21 से 22 लोग की जान गई थी उसमें। उस चीज को ध्यान में रखकर बाबा साहब आंबेडकर, लेकिन उससे पहले महात्मा फुले ने जो गणपत महार के माध्यम से हमारे जो सामाजिक योद्धा, जिन्होंने शिवाजी महाराज को अग्नि संस्कार दिया था, उस गणपत महार साहब ने उसको सैल्यूट करते हुए महात्मा फुले ने उस रायगढ़ के किले को ढूंढकर शिवाजी महाराज के इतिहास को लोगों के सामने लाकर हमें कुछ बताने की कोशिश की। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने उससे भी आगे और सोचकर अपनी टीम बनाकर आगे जाने की कोशिश की। लेकिन ये सारी चीजें आपका दुश्मन भली भांति जानता है। महात्मा फुले ने जो आंदोलन किया, बाबा साहब पैदा हो गए, बाबा साहब ने आंदोलन किया, लेकिन उसके जिंदा रहते रहते उनके सामने उसके समाज के ही लोग दुश्मन बन के खड़े हो, जो हम भली भांति जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। आज वही चीज हो रही है इस देश में, आज वही चीज हो रही है। और हम कहते हैं इस देश में क्रांति आ जाएगी, सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे पूर्व जो स्पीकर साहिबान थे, डोंगरे साहब थे, सिंह साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कुछ कही। इतिहास के पुष्ट में जाकर कुछ बातें हमारे लिए जाननी जरूरी थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इससे भी आगे जाकर जो हमारे लिए करा था, वो था महार रेजिमेंट को लश्कर में उसकी अलग से रेजिमेंट हो, महार की रेजिमेंट बने, वो बनाई। विरोध के बावजूद भी उन्होंने लाए लड़के, उनको उनकी जो जहां जहां उनको बात करनी थी करके उन्होंने करवाया। आज भी महार रेजिमेंट है, लेकिन उनसे सीखते सीखते बाबा साहब ने हमें SSD दिया, समता सैनिक दल दिया।
देखो, दूरंदेशी थी बाबा साहब की। आपके दुश्मन की इतनी दूरंदेशी नहीं थी, उतनी बाबा साहब की थी। जो आज लोग कह रहे हैं, आज भी मैंने भी सुना कि करोड़ों की संख्या में आरएसएस के लोग हैं, होंगे, लेकिन जो जज्बा, जो जुनून, जो नॉलेज और जो कुछ करके मर मिटने की जो तमन्ना है, वो सिर्फ बहुजन के लोगों में ही है। लेकिन उसको, उस चिंगारी को हवा देना, उस चिंगारी के शोले को भड़काकर उसको कंट्रोल करना, आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस देश में पब्लिक रोड पे हैं, नेता भाषण देने चाहते हैं, लेकिन आउटपुट उसके बाद क्या है? जो पार्लियामेंट ने अभी आईपीसी धारा को चेंज किया, जिन्होंने अध्यादेश के माध्यम से आपके अर्बन नक्सलाइट घोषित कर आप जैसी दूसरी और भी संगठनों को बंद करने की एक बहुत बड़ी साजिश करी। उसके लिए बहुजन समाज के जितने संगठन है, क्या मैं कभी दुश्मन के घेराव, उसके एरिया का घेराव करता हूं, उसके दफ्तर का घेराव करता हूं, उसको गाली गलौज करूंगा, क्रांति आ जाएगी? ये ऐसे क्रांति नहीं आएगी। हमें गाली नहीं देनी है, हमें मारना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज बन रही है, जिसके ऊपर सर मैं थोड़ी 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं। जी। आज देश को भूखा नंगा कर दिया है, कंगाल कर दिया है। अगर आप देखें तो भारत की एजुकेशन सिस्टम जो महात्मा फुले ने हमें दी थी, उसको धीरे धीरे करके नाबूद कर दिया। जो संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिख के दी थी, उसको भी निरस्त करने की साजिश कर दी। इससे भी आगे जो रोजगारी है, अभी आप जो डोंगरे साहब ने बोला आगे मटकी पीछे झाड़ू, सिंह साहब ने भी बताया, वो नौबत लाने वाले की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। आज रोजी रोटी नहीं है, करोड़ों लोग बेकार हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन बनाया है कि चपरासी में जो ग्रेजुएट होगा उसको ही चपरासी की नौकरी मिलेगी क्लास 4 में। समझ लो, छोटी बात नहीं है। क्लैरिकल में भी मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। अभी जो खेल होने जा रहा है, संविधान करते करते संविधान वो लोग बदल रहे हैं, आपके चुने हुए लोग उधर दुश्मन की चापलूसी में लगे हुए हैं, और ऐसे लगे हैं आज भारत देश को इकोनॉमिक क्षेत्र में लगभग कंगाल की स्थिति में ला दिया। आईएफएम जो इंटरनेशनल फंड मॉनिटरिंग जो संस्था है, उसकी जो चेतावनी है, उसका जो रिपोर्ट है, वो आपको चिंता करने के लिए, आपको चिंता में डालने के लिए काफी है। आज 2014 के बाद भारत देश की इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि जो अभी गवर्नमेंट ने जो आंकड़े डिक्लेयर किए, 205 लाख करोड़ कर्जा आपके सर पे है। उसका इंटरेस्ट गिनो पर ईयर कितना होता होगा। जमीन इंडस्ट्री के नाम पर धीरे धीरे जा रही है। पंजाब के किसानों ने सारे इंडिया के किसानों को खत्म करने की साजिश चल रही है। सारे एयरपोर्ट, बंदरगाह जो बेचे थे, उसके ऊपर बहुत बड़ी साजिश की तहत अभी जो ट्रेन ये वो जो सब चल रहा है, आपके पास जितना धन है, जो जितनी संपत्ति लूटने का काम चल रहा है। अभी मैंने 2010 में कहा था लखनऊ के कन्वेंशन में कि 2024-25 तक इस देश में
सभी राज्यों में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, राष्ट्रपति उनका, उपराष्ट्रपति उनका, अध्यक्ष उनका, और संविधान बदलने में उनको देर नहीं लगेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपके विरुद्ध में इतने सारे कानून बनाए जाएंगे जिसका आप विरोध भी नहीं कर पाएंगे, और नहीं हो रहा है, अभी वो नहीं हो रहा है। आज इकोनॉमी में भारत देश जीडीपी ग्रोथ से बहुत नीचे जा रहा है। आज हमारी समस्या बढ़ती, अभी देखो मनरेगा में अभी रिपोर्ट आई है कल, मनरेगा की, जो लेबर को, जो गांव में मजदूर को कुछ आशा थी, उसके ऊपर अभी बैन होने जा रहा है। इससे भी आगे अभी इस देश में बॉर्डर पे जो नॉर्थ ईस्ट लेह लद्दाख से लेकर इधर तक का पूरा एरिया अभी सुलग रहा है और जलेगा। बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और देश की इकोनॉमी को इतनी नीचे ले जाकर छोड़ेंगे कि आपका बजट 45 लाख करोड़ है और भारत का कर्जा 205 लाख करोड़ है। देखो, जिस घर में इकोनॉमी, एजुकेशन, रोजगारी, अगर बजट ठीक नहीं होता वो घर ठीक नहीं चलता। हमारे गुजरात में कहावत है, उधार लाओ और घी पियो, यानी कर्ज पे घी लाओ, घी पियो। इससे बॉडी नहीं बनेगी, बॉडी खत्म हो जाएगी। आज जिस चाइना को गाली दे रहे हैं, उस चाइना की सारी प्रोडक्ट, सारी चीजें भारत में इस सरकार ला रही है। और आरएसएस की जो घिनौनी हरकत है, 1 जनवरी से लेकर, आपने कल रात को अगर देखा हो गोदी मीडिया में, हर जगह उन्होंने फोकस किया 31 की विदाई को, जय श्री राम के नारे लगवाए, तो मंदिर जाएंगे। और 22 जनवरी को भारत देश के संविधान के विपरीत भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारत की पार्लियामेंट, भारत की सरकार ने जो भी गलत फैसले बनाए दिए हैं वो बहुजनों के खिलाफ है। अभी अयोध्या में जो रोड बनने जा रही थी, उसकी जो खुदाई हुई, उसमें भी बुद्धा के अवशेष मिले, बुद्ध धर्म की निशानी मिले। यानी अभी इस देश में 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक एक माहौल बनाया जाएगा, जो मैंने 2010 में कहा था, उसके बाद भी कई बार कहा कि ऐसी हवा, ऐसा माहौल बनाएंगे जिसके, उस चिंगारी को उन्होंने हवा दी, हवा देकर शोला भड़काया, उस शोले से बहुजन के जितने संगठन है वो जलेंगे, उसकी आग से जलने का काम हो जाएगा। लेकिन उस शोले को कंट्रोल करने का काम जो बामसेप का था, जो इंसाफ का था, वो हम नहीं कर पाए। इसका बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि जब तक आपकी क्षमता सैनिक दल जैसी जो बीवीएफ बनाई थी, वो जब तक मजबूत नहीं है, आपकी महिला विंग मजबूत नहीं है, आपकी यूथ विंग मजबूत नहीं है, लेबर विंग मजबूत नहीं है, और इससे भी आगे आपके कैडर बेस्ड कार्यकर्ता जब तक नहीं बनते, तब तक इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाने में काफी समय हो सकता है। अभी लड़ाई आर पार की लड़नी पड़ेगी आपको। हम चंद लोग हैं, लेकिन चंद लोग अगर चाहे तो परिवर्तन ला सकते हैं, पवन की दिशा को बदल सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ठाननी पड़ेगी। और मैं ऐसे मौके पर आपको जरूर कहूंगा कि जिस तरह से हमें मानवता चैनल के माध्यम से मान्यवर
हमारे मेघराज सिंह और जगदीश जी, जिस तरह से हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो वार्तालाप, जो लोगों को मैसेज देने का जो अच्छा काम हमारे साथ जुड़कर कर रहे हैं, वो सराहनीय है। आज इस देश के, इस समाज के लिए जरूरी है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा। और 500 उन सामाजिक योद्धाओं को सलामी नहीं, लेकिन वो हमारे भगवान से भी ज्यादा पवित्र हैं, जिन्होंने अपनी आहुति देकर पेशवाई लोगों के दांत खट्टे किए, ब्राह्मणों के दांत खट्टे किए। अब देखो कि उनका कैप्टन फ्रांसिस एफ ट्रांटन जो पिछड़ गया था, और हमारे लोगों ने उसको कंट्रोल कर उसका रिजल्ट उनकी फेवर में ला दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, एक बिजनेस कंपनी थी, लेकिन आपके लोगों ने जो जुनून दिखाया, वो जुनून क्या था? वो जुनून था कि हमें शूद्र को आजादी चाहिए, गुलामी से मुक्ति चाहिए। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी की पहचान करा दो, वो अपने आप विद्रोह कर देगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है, जो सिंह साहब ने भी बताया, डोंगरे साहब ने भी बताया, तो पढ़े लिखे सबसे ज्यादा गुलाम है, चुने हुए लोग सबसे ज्यादा गुलाम है। तो आओ 1 जनवरी के इस ऐतिहासिक दिन पे सब लोग मिलकर एक कमिटमेंट ले, आने वाले समय में हम हमारी मूवमेंट को ब्रॉडबेज और मासबेज बनाकर कैडर बेस में कन्वर्ट करते हुए कम से कम आने वाले 1 जनवरी तक भीमा कोरे गांव की लहर को हिंदू राष्ट्र वर्सेस आर्य वर्सेस अनार्य, हिंदू राष्ट्र वर्सेस मानवता के पथ के प्रबुद्ध भारत की लाइन, उसके ऊपर ले जाने की हम पहल करें। और बीपीटी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मजबूत करें। और उसके साथ साथ जो हमारे मेघराज सिंह जी की जो चैनल भी चलती है और दूसरी जो चैनल चलती है, उसको भी हम सब्सक्राइब करें, उनको भी मदद करें। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन 1 जनवरी हमारा कमिटमेंट का दिन है। जिस तरह से 6 दिसंबर तो संकल्प दिन था, 1 जनवरी हमारे पूर्वजों के संकल्प के दिन को हमें मनाना है। सिर्फ फंक्शन करना, मीटिंग करना, अलग हो जाना ये नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमें इसको और मजबूत करने के लिए इसमें आगे जाना पड़ेगा। सरकार की जो लाइन है इस देश में अभी जो दिखाने जा रहे हैं, दलित उनके साथ है, आदिवासी उनके साथ है, मुस्लिम उनके साथ है, कोई विरोध नहीं है। सिर्फ विरोध विपक्षों का है, यानी विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट, विपक्ष मुक्त असेंबली और आंदोलन मुक्त आरएसएस। बहुजन आंदोलन को कचड़ना, खत्म करना और सिर्फ आरएसएस की बात बनेगी, वही कहेगा। और वही मंदिर की पूजा में जो 5 लोग जा रहे हैं, आरएसएस का हेड है, बड़ा प्रधान है, वो पीएचपी का है, और उनका जो नजदीक का दूसरा एक साथी, उनका नाम मैं भूल गया हूं। ये 5 लोग जा रहे हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, संविधान के विपरीत हो रहा है। भारत का बड़ा प्रधान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कल उसने जो बोला 30 दिसंबर को, बहुत बड़ी बात कह दी। हमारा लोगों का ध्यान नहीं किया उसके ऊपर। हमने बनारस कॉरिडोर बनाया, केदारनाथ बनाया, हमने इंदौर में क्या बोले, उज्जैन में महाकाल ये बनाया, साउथ में बनाया, और वैष्णो देवी, और उधर क्या वो जो ऊपर जो भगवान है ना, शंकर भगवान का, उनका वो कौन सा वो तीर्थ है हिमालय पे जो यात्रा होती है उनकी, तो ये सारे उनको पैसे लगाए। आपके पैसे लग रहे भाई, पैसे बहुजनों के लग रहे। अब जो करोड़ों रुपया जा रहा है, और उसके लिए आपके 205 लाख का आपके ऊपर बोझा डाल दिया। सारी मशीनरी बेचती है। अभी ट्रेन में टिकट की कीमत बढ़ गई, प्लेटफॉर्म 10 रुपया हो गया,
ट्रेन में बैठने की आपकी लाइन अभी खत्म हो रही है। ट्रेन में नहीं, आप अभी बुलेट ट्रेन लाएंगे, एक्सप्रेस ट्रेन लाएंगे, यात्रा ट्रेन लाएंगे, हिंदू ट्रेन लाएंगे, लेकिन आपके लिए जो ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था अंग्रेज लोगों ने अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए जो साजिश थी वो नहीं समझ पाए। ट्रांसपोर्ट से अनटचेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो अभी धीरे धीरे दोबारा। तो मेरी आप लोगों से इस मौके के ऊपर ज्यादा न कहते, मैं आप सबको दोबारा 1 जनवरी भीमा कोरेगांव और नए साल की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। खासकर बामसेफ इंसाफ और बीपीटी के लोगों की सविशेष जिम्मेवारी है, आप जल्दी से जल्दी इसमें एक्टिव होकर जल्दी से जल्दी इसको मासबेज और ब्रॉडबेज पे जाने की प्लानिंग जो है आप लोगों की, उसको अमल में लाकर इस देश में इस 1 जनवरी से नई क्रांति की शुरुआत में अपना रोल प्ले करे, तन मन धन से लग जाए। और आप लोग जो भी ये सहयोग दे रहे हैं सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, खासकर मेघराज सिंह का, और मेघराज सिंह जी के साथ जगदीश जी और सर्वेश पर जो हमारे दिल्ली में साथी जो बैठे हैं, सब लोग हमें जो हेल्प कर रहे हैं। और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो मैं दोबारा सबका धन्यवाद करते हुए बामसेफ इंसाफ और बीपीटी के टीम को आह्वान करता हूं, आओ हम लोग कमिटमेंट लेकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए और 500 योद्धा का बलिदान, महात्मा फुले और बाबा साहब का बलिदान व्यर्थ न जाए, और हम लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनकर रोकते हुए संविधान राष्ट्र बना रहे, उसके लिए उस लाइन में आगे बढ़े। यही आपसे अपेक्षा आह्वान करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बेचर भाई राठौर साहब, जो आज की इस परिचर्चा पर सारांश में और संदर्भ में बातें कही है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में मैं आज की इस परिचर्चा पर आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले सारांश में फिर से मैं विजेंद्र सिंह साहब से संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए फिर से आमंत्रित करता हूं, फिर आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। विजेंद्र सिंह साहब, अभी आप जितने भी अतिथियों ने अपनी बातें जो रखी है, इसको कंक्लूजन के रूप में अपनी बात रखेंगे। देखिए, आज की ये तारीख है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारतवर्ष में जो नए युग का उदय हुआ है, उससे एक मील का पत्थर है उसमें। और बाबा साहब ने 2 बातें, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि इस देश के मजदूरों के 2 दुश्मन हैं, एक पूंजीवाद और दूसरा जातिवाद यानी ब्राह्मणवाद, मनुवाद। तो जब आपने कहा कि बेचर भाई ने कहा 205 लाख करोड़ का कर्ज है, हम ये भूल जाते हैं कि इस देश के मंदिरों के पास कितनी दौलत है। आप ही लोग बताया करते हैं करीब 3 गुना भारत के सरकार के बजट का 3 गुना सोना भरा पड़ा हुआ है, और वो एक जाति विशेष के हाथ में है, जिसका इस्तेमाल किसी शिक्षा के प्रचार के लिए या नव जागृति के लिए नहीं होता। तो आज जो सब्जेक्ट है, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि अतीत के बारे में जो आदमी जो आज अगर वर्तमान को समझना है तो हमें अतीत को जानना ही पड़ेगा, और जो इतिहास को नहीं जानता, इतिहास उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। तो इसलिए 3 बातें इतिहास बताता है। एक, इतिहास का ज्ञान जो होता है वो आंदोलन के बारे में जानकारी देता है, विचारधारा के बारे में जानकारी देता है, हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे शोषण करने वाले हैं उनकी रणनीति इतना दरिद्र बनाओ कि नमक दाल के चक्कर में ही लगे रहें, कभी अपने मुक्ति के बारे में ज्यादा न सोच सके। दूसरा, या फिर इनकी लीडरशिप को इतना भ्रष्ट बनाओ, इसके बाद उसकी फाइलें खोल दो। भ्रष्ट आदमी कभी भी उसके अंदर आत्मसम्मान जैसी चीज पैदा नहीं रहती, या फिर उसे भीख मांगना सिखाओ, 5 किलो आटा दो। तो अगर हमारा जो आंदोलन है वो आत्मसम्मान का आंदोलन है, इसलिए हमें ऐसे घटनाओं में, जबकि एक नया जन्म हुआ है, बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन हमारे लिए खड़ा किया,
तो उससे हमें सबक लेते हुए इस परंपराओं को, क्रांति की परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और प्रति क्रांति को जब तक हम नहीं रोक सकते, जब तक हम अपने नौजवानों को, यूथ को, बच्चों को, महिलाओं को सच्चाई से रूबरू नहीं कराते। तो ये आज ये ऐसा इतिहास का मौका है कि हमें इसकी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे बामशेप इंसाफ के जो महान क्रांतिकारी, जो इस कार्यक्रम में जुड़ करके बीपीटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत करने में अपना अमूल्य योगदान दिया, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सभी मेहमानों का शुक्रिया करते हुए आज के इस नए वर्ष पर नए संकल्प के साथ में कोरेगांव को याद करते हुए दृढ़ संकल्प लेंगे और इस इतिहास को दोहराते हुए समाज में नई जागृति, नई क्रांति पैदा करने की युवा लोगों में एक आह्वान के रूप में आज की परिचर्चा हुई है। इस चैनल के माध्यम से हमारी परिचर्चा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया। जय भारत।